नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है सभी का। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके प्रैक्टिस सेट पार्ट 8। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमेशा की तरह हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों के रटे रटाए जवाब देना नहीं है। एकदम सही। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हम इन तथ्यों की परतों को खोलेंगे और गहराई से समझेंगे कि कोई चीज महत्वपूर्ण क्यों होती है। हाँ, क्योंकि आज के इस सेट में जो 5 मुख्य बिंदु हैं वो प्रकृति विज्ञान, कृषि और इतिहास का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं, A केला, B आम, C सेब या D संतरा। अगर किसी को उत्तर पता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे लगता है इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। सही उत्तर है विकल्प B आम। हाँ, मतलब गर्मियों का पर्याय ही आम है। इसके साथ अतिरिक्त तथ्य ये है कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और भारत विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादकों में से एक है, जो कि हमारी कृषि क्षमता को भी दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं सीधा प्रश्न 5 पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे एक बहुत दिलचस्प मतलब एक तरह का विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, प्रश्न 5 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? विकल्प है A व्हेल, B गंगा डॉल्फिन, C शार्क या D कछुआ। और इसका सही उत्तर है विकल्प B गंगा डॉल्फिन। अतिरिक्त तथ्य यह है कि इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब विरोधाभास यहाँ है कि देखिए, एक तरफ आम है। आम पूरे भारत में बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुतायत का प्रतीक है। हाँ, हर गली नुक्कड़ पर। तो जो नदी खुद संकट में है, उसके एक दुर्लभ जीव को राष्ट्रीय पहचान बनाने का क्या मतलब, इसका क्या कारण हो सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब डॉल्फिन के शिकार करने के तरीके और उसके इंडिकेटर प्रजाति होने में छुपा है। इंडिकेटर प्रजाति मतलब वो कैसे? देखिए, गंगा डॉल्फिन असल में देख नहीं सकती, वो अंधी होती है। वो मटमैले पानी में रास्ता खोजने के लिए इकोलोकेशन यानी अपनी ही आवाज की गूंज का इस्तेमाल करती है। अरे वाह, जैसे चमगादड़ करते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अब बात करते हैं कि वो इंडिकेटर कैसे है। किसी भी नदी के इकोसिस्टम में जो जीव फूड चेन में सबसे ऊपर होता है वो पूरे तंत्र की सेहत बताता है। गंगा डॉल्फिन एक शीर्ष शिकारी है। अच्छा, तो अगर किसी नदी में डॉल्फिन जिंदा है तो उसका मतलब है कि वहां कुछ सही चल रहा है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि उस पानी में डॉल्फिन का पेट भरने के लिए बहुत सारी मछलियां मौजूद हैं। और मछलियां हैं मतलब पानी में ऑक्सीजन का स्तर भी ठीक होगा। एकदम सही। डॉल्फिन का होना इस बात की रासायनिक गारंटी है कि पानी का वो हिस्सा अभी भी जिंदा है। वहां प्रदूषण अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां सब कुछ खत्म हो जाए। ओहो, ये तो मतलब ये सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, ये तो एक तरह का अलार्म है। हाँ, जब 2009 में इसे ये दर्जा मिला तो वो जश्न से ज्यादा नदियों को बचाने की एक पुकार थी। ये नजरिया तो चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। खैर, प्राकृतिक बहुतायत यानी आम से निकलकर अब इंसानों द्वारा लाई गई बहुतायत की बात करते हैं। तो हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 2 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसके विकल्प है A हरित क्रांति, B श्वेत क्रांति, C नीली क्रांति और D पीली क्रांति। सही उत्तर है विकल्प B श्वेत क्रांति। और इसका अतिरिक्त तथ्य यह है कि ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब यहाँ भी मुझे एक चीज हमेशा अजीब लगती है, मतलब इसका नाम ऑपरेशन फ्लड है। फ्लड सुनकर तो दिमाग में बाढ़ आती है जो तबाही मचाती है। दूध के उत्पादन की योजना का नाम किसी प्राकृतिक आपदा पर क्यों रखा गया? ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। जब 1970 के दशक में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब भारत में दूध की भारी कमी थी। हाँ, हालात काफी खराब थे। तो उस समय लक्ष्य ये नहीं था कि बस थोड़ा सा दूध बढ़ा लें। लक्ष्य था पूरे देश में दूध की एक बाढ़ लाना, एक ऐसी बाढ़ जो कमी की समस्या को पूरी तरह से धो डाले। अच्छा, तो वो दूध की बाढ़ थी, लेकिन ये अचानक से हुआ कैसे? क्या सिर्फ गांव की नस्ल बदल दी गई थी? नहीं, सिर्फ जानवरों का मामला नहीं था ये असल में एक प्रशासनिक और सप्लाई चेन की क्रांति थी। इसे कोऑपरेटिव मॉडल या सहकारी मॉडल के जरिए किया गया था। मतलब ये जो गांव-गांव में समितियां होती हैं? हाँ, पहले क्या होता था कि गांव का किसान बिचौलियों को दूध बेचता था।
वो बिचौलिए बहुत कम पैसे देते थे और शहरों में महंगा बेचते थे। तो किसान के पास तो कुछ बचता ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो अपने जानवरों को अच्छा चारा भी नहीं खिला पाता था। ऑपरेशन फ्लड ने इस पूरे सिस्टम से बिचौलियों को ही बाहर निकाल दिया। अरे, तो किसानों ने सीधा दूध बेचना शुरू किया। हाँ, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। गांव में दूध इकट्ठा होता, फिर आधुनिक ट्रकों और कोल्ड स्टोरेज से शहरों तक जाता। जब किसानों को सीधा पैसा मिलने लगा तो उन्होंने खुद ही उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया। यानी अर्थशास्त्र और प्रबंधन ने मिलकर पूरी तस्वीर बदल दी। हमने जमीन से आम उगाए और दिमाग से दूध की नदियां बहा दी। बिल्कुल सही कहा। अब इन सब खाने पीने की चीजों की बात हो रही है तो जाहिर है कि ये सब शरीर में जाकर पचता भी होगा। तो हमारा अगला प्रश्न इसी जैविक प्रक्रिया पर है। प्रश्न 3 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विकल्प है ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी यकृत या डी पिट्यूटरी। और सही उत्तर है विकल्प सी, यकृत, जिसे हम अंग्रेजी में लिवर कहते हैं। और अतिरिक्त तथ्य ये है कि यकृत पाचन, विषहरण और पोषक तत्वों के भंडारण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये शरीर का सबसे मेहनती हिस्सा है। अगर मैं कहूं कि यकृत हमारे शरीर का एक बहुत ही विशाल और जटिल इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग प्लांट है, तो क्या ये सही होगा? ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये कोई साधारण अंग नहीं है, ये एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। लेकिन मुझे इसके एक काम पर थोड़ी शंका है। ये जो विषाहरण या डिटॉक्सिफिकेशन लिखा है, डिटॉक्स। हाँ, आजकल हर कोई डिटॉक्स ड्रिंक की बात करता है। जी। ऐसा लगता है जैसे यकृत कोई स्पंज है जो सारे जहर को अपने अंदर सोख कर जमा कर लेता है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब अगर वो स्पंज है तो एक दिन तो वो पूरा भर जाएगा ना, फिर तो वो काम करना बंद कर देगा ना। बिल्कुल, लेकिन यकृत ऐसा कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जो जहर जमा करता हो। विषहरण एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। तो फिर ये जहर को बाहर कैसे निकालता है? जब भी कोई हानिकारक रसायन, चाहे वो दवा से हो या खाने से, यकृत में पहुंचता है तो यकृत उसे जमा नहीं करता, वो कुछ खास तरह के एंजाइम बनाता है। अच्छा, एंजाइम? हाँ, ये एंजाइम उन हानिकारक रसायनों के आणविक ढांचे यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हमला करते हैं और उसे तोड़ देते हैं। ओहो, मतलब वो जहर को किसी और चीज में ही बदल देता है? एकदम सही। वो उन खतरनाक तत्वों को तोड़कर पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल उप उत्पादों में बदल देता है। अच्छा, ताकि वो पानी के साथ मिल सके? हाँ, और एक बार जब वो पानी में घुलने लायक बन जाते हैं तो खून उन्हें यकृत से निकालकर हमारी किडनी तक ले जाता है और फिर वो यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये तो सच में कमाल है। मतलब वो एक एक्टिव लैब है जो लगातार जहर को बेअसर कर रही है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, जो उसका तीसरा काम है भंडारण, वो भी बहुत अहम है। ऊर्जा का भंडारण? हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज आता है। यकृत उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर एक गोदाम की तरह रख लेता है। मतलब जब हम व्रत रखते हैं या कुछ घंटों तक नहीं खाते तब वो काम आता है? बिल्कुल। तब यकृत वापस उस ग्लाइकोजन को तोड़कर शरीर को ग्लूकोज देता है। ये एक ऐसा पावर बैकअप है जिसके बिना हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। सच में प्रकृति ने हमारे अंदर क्या गजब की ऑटोमेटिक मशीन फिट कर रखी है। बिल्कुल। खैर, शरीर के इस अंदरूनी और जटिल संरचना को समझने के बाद अब हम बाहर की दुनिया की एक बेहद भव्य संरचना की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल। हाँ, प्रश्न 4 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है ए खजुराहो, बी कोणार्क, सी मदुरै या डी हम्पी। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी कोणार्क। और अतिरिक्त तथ्य ये है कि ये ओडिशा में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। भारत में तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर गली, हर शहर में हजारों साल पुराने मंदिर हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे यूनेस्को का टैग मिल गया? क्या ये सिर्फ बहुत पुराना है इसलिए? नहीं, सिर्फ पुराना होना काफी नहीं होता। यूनेस्को का टैग उन जगहों को मिलता है जो इंसानियत के बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास को दर्शाती हैं। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये खगोलीय इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। खगोलीय इंजीनियरिंग मतलब एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा है? हाँ, इस पूरे मंदिर को सूर्य देव के एक विशालकाय रथ के रूप में बनाया गया है और इस रथ में पत्थर के 24 बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं। तो वो पहिए क्या सिर्फ सजावट के लिए है, रथ जैसा दिखाने के लिए? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वो पहिए सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो असल में 24 धूप घड़ियां हैं जिन्हें हम सन डायल कहते हैं। अरे, मतलब वो समय बताते हैं?
बिल्कुल। उन पहियों की जो तीलियां हैं उनका कोण इतनी सटीक गणित से बनाया गया है कि जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई को देखकर आप मिनटों की सटीकता के साथ समय बता सकते हैं। बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब 13वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक मशीन के उन्होंने पत्थर को काट के एक विशाल घड़ी बना दी। हाँ, और इसके अलावा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार इस तरह अलाइन किया गया था कि सुबह सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करे। ये तो विज्ञान, गणित और कला का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल, और इसीलिए ये पूरी दुनिया की धरोहर है। सच में आज की इस चर्चा में हमने कितनी परतें खोली हैं। हमने एक साधारण से प्रैक्टिस सेट से शुरुआत की थी। हाँ, आम डॉल्फिन, दूध, यकृत और एक मंदिर। लेकिन अब देखिए कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। आम से हमारी जमीन की मिठास देखी, तो अंधी डॉल्फिन से हमें नदियों की चिंता समझ आई, और ऑपरेशन फ्लड से ये पता चला कि इंसानी दिमाग और सही नीतियां कैसे कमी को बहुतायत में बदल सकती हैं। फिर हमने यकृत के उस जादुई रासायनिक प्लांट को समझा जो हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है, और अंत में कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसने पत्थरों में समय को ही कैद कर लिया। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि रटने के बजाय अगर हम चीजों को समझें तो सामान्य ज्ञान असल में बहुत दिलचस्प है। एकदम सही। और आज श्रोताओं के लिए मेरा यही अंतिम विचार रहेगा कि सोचकर देखिए, जीवित रहने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर यकृत जैसी जटिल मशीन बनाई ताकि हम जहरीले तत्वों से बचे रहें। ये प्रकृति की वास्तुकला है। और उसी इंसान ने अपनी बुद्धि से बाहर की दुनिया में ऑपरेशन फ्लड जैसी सप्लाई चेन बना दी और कोणार्क जैसे मंदिर खड़े कर दिए जो ब्रह्मांड की गति नापते हैं। ये अंदरूनी और बाहरी निर्माण का कितना अद्भुत संतुलन है। प्रकृति और मानव क्षमता का क्या कमाल का तालमेल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आपको इस डीप डाइव में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।